जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल। देखो हमने इससे पहला हमारा टॉपिक था वो हमारा पॉवर्टी था, मतलब गरीबी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? गरीबी पढ़ रहे थे, पॉवर्टी, गरीबी। ठीक, गरीब इससे पहले हमने जो पढ़ा था हमने बेरोजगारी पढ़ा था। ठीक, इससे पहले हमने बेरोजगारी पढ़ा था, क्योंकि बेरोजगारी है तभी गरीब है। किसी कोई बेरोजगार है तो वो गरीब है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या था? गरीबी था। गरीबी और बेरोजगारी का आंकड़ा देने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? NSSO बताया था। NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये गरीबी और बेरोजगारी का आंकड़ा देता है। इसके साथ साथ ये तो होगी दोनों के लिए, इसके साथ साथ गरीबी के लिए मैंने आपको कई सारी टेक्निक्स बताई थी कि कौन कौन सी विधि से हम गरीबी का पता लगाते हैं। उसमें एक तो थी खर्च विधि, है ना। खर्च विधि में एक तो दो समिति थी, एक तो तेंदुलकर समिति और दूसरी रंगराजन समिति। तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति। तो तेंदुलकर समिति ने कितने पर डे इतने रुपए खर्च करेंगे तो आप गरीब नहीं हैं, इस तरीके से मतलब खर्च विधि से था। एक था कैलोरी विधि। कैलोरी विधि लेकर आया था योजना आयोग। कैलोरी विधि कौन लेकर आया था? योजना आयोग। कैलोरी विधि ने जो योजना आयोग लेकर आया था उसने कितने बताए? 2400 कैलोरी पर डे। अगर कोई इंसान 2400 कैलोरी पर डे लेता है तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, ये तो होगी गरीबी। मतलब हम इसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट गरीब, जिसको बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी। दो तरह की गरीबी होती है, एक तो होती है रिलेटिव पॉवर्टी और एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव का ही मैंने आपको बताया था। रिलेटिव पॉवर्टी वो होती है जो किसी दूसरे से हम कंपैरिजन करके बताते हैं कि उसके आगे हम कितने गरीब हैं। और एब्सोल्यूट गरीबी मतलब वो जो वाकई में गरीब है। ठीक है, जो वाकई में गरीब है, जिनके पास कुछ है ही नहीं। तो ये सारे हम इस तरह से हम गरीबी निकालते हैं। फिर गरीबी जो एक तो ग्राफिकल डाटा होता है गरीबी का, एक तो होता है ग्राफिकल डाटा और एक होता है मैथमेटिकल डाटा। तो ये डाटा कौन देता है? गरीबी निकालने के लिए जो ग्राफिकल डाटा देता है हमें, वो देता है लॉरेंज वक्र। कौन देता है? लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र, ठीक है। लॉरेंज वक्र, वक्र मतलब इसको क्या बोलेंगे हम? कर्व। इसको फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? लॉरेंज कर्व बोलेंगे। दूसरा ये क्या देगा? भाई कर्व वक्र की बात हो रही है तो मतलब ये क्या देगा? ग्राफिकल डाटा, ग्राफ बनेगा इसमें, ग्राफिकल डाटा। ठीक है, गरीबी का ग्राफिकल डाटा हमारा कौन देता है? लॉरेंज वक्र। अब दूसरा एक चीज और है, उसका नाम है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक, गुणांक मतलब कोफिशिएंट। गिनी गुणांक देता है हमें मैथमेटिकल डाटा। ठीक है, ये देता है मैथमेटिकल डाटा। अब हमें ये दोनों ही चीज़ें पढ़नी है, ये लॉरेंज वक्र क्या है, गिनी गुणांक क्या है, किस तरह से डाटा देता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र, ये कह सकते हैं लॉरेंज कर्व। ठीक, ये हमें बताता है कि आय और संपत्ति के वितरण की समानता। इसको मैं लिख रही हूँ तब आपको समझ आएगा। आय एवं संपत्ति के वितरण की समानता के लिए। ठीक है, ये जो लॉरेंज वक्र बनाया जाता है ये आय और संपत्ति के वितरण की समानता के लिए बनाया जाता है। मतलब कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, उनकी परसेंटेज, उनका ग्राफ बनाता है। एक बार समझो, अच्छा आप ये सोचो कि हमारे जो देश में सिर्फ 1% लोगों के पास, हमारे देश में क्या है, 1% लोगों के पास पूरे देश की 73% पैसा है। देख रहे हो आंकड़ा? मतलब सिर्फ 1% लोग, अंबानी अडानी इनके जैसे 1% लोगों के पास देश का 73% पैसा है। अब कितने बचे? मतलब 99% लोग तो बच गए। 99% लोगों के पास कितना हुआ? 27%। 27% पैसा है। 99 लोगों के पास 27% पैसा है। ये वही लोग हैं, 99% लोग वही हैं जो राशन वगैरह जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है ना, इसी के काम आते हैं जनगणना के। ठीक है, तो 1% लोग, और ये 1% लोग ही क्या देते हैं? डायरेक्ट टैक्स देते हैं, डायरेक्ट इनकम टैक्स। ये सब क्या देते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स।
टैक्स से कोई नहीं बचेगा, टैक्स हर कोई देगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स हम जैसे लोग क्या देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स देंगे, जिसका आपको पता ही नहीं चलता। हर चीज़ जो भी आप खरीदोगे उस पर कुछ ना कुछ टैक्स जुड़ा होगा। आप बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हैं 10 रुपये का, तो एक्चुअल में कितना 8-9 रुपये का होगा, उसमें 1-2 रुपये आपका टैक्स में होगा। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, इसका हमें पता नहीं चलता। तो ये 1% लोग ही क्या देते हैं, डायरेक्ट टैक्स देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनकम टैक्स देते हैं। क्लियर। अब जब देश की 1% लोगों के पास 73% पैसा है, तो सोचो एक अगर कितना अच्छा होता कि जितनी परसेंट तो जनसंख्या उसके पास उतना परसेंट पैसा। मतलब हम कहें अगर कि 20% जनसंख्या के पास 20% पैसा, ठीक है, 30% के पास देश का 30% पैसा, 50% जनसंख्या के पास 50% पैसा, ये 99 जनसंख्या के पास देश का 99% पैसा होता। तो ये होती एक आइडियल कंडीशन, है ना। मतलब इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अमीर और गरीब के बीच में जो असमानता है, जो अनइक्वालिटी है, वो इक्वालिटी में बदल जाएगी। ठीक है, अमीर और गरीब के बीच का फासला खत्म हो जाएगा, सब इक्वल होंगे। ठीक, तो ये होती है मतलब आइडियल कंडीशन। तो यही बताता है लॉरेंज वक्र। समझ रहे हो, आय और संपत्ति के वितरण की, मतलब कितने लोगों में कैसी आय और कैसी संपत्ति बटी हुई है, उनके वितरण की समानता या असमानता को दर्शाने के लिए हमें लॉरेंज वक्र बनाया जाता है। ठीक है, ये लॉरेंज ने बनाया था, इस वजह से इसका नाम लॉरेंज वक्र है। अब इसको हम समझते हैं होता कैसा है। अभी मैंने आपको बताया कि आइडियल कंडीशन क्या होगी कि जितने परसेंट लोग उनके पास उतने परसेंट पैसा। तो ये होता है, देखो हम एक वक्र बनाएं, एक कर्व बनाएं जैसे ऐसे, ठीक। तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक कर लेते हैं इस लाइन को। मतलब परसेंटेज की बात होनी, कितने परसेंट लोगों के पास कितना परसेंट पैसा, इधर भी परसेंटेज का डाटा आएगा, इधर भी परसेंटेज का आएगा। अब इसको हम कर सकते हैं, ये इधर तो लिखेंगे हम आय परसेंटेज में, ठीक है, और इधर जनसंख्या, जनसंख्या ये भी परसेंटेज में। वैसे ये 10 20 30 40 50, थोड़ा और बारीक कर लें इसको, 60 70 80 90 10 20 30 40 50, चलो 100 तक है, ठीक है, मान लो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है, ये भी 100, ये भी 100। तो इधर हमने क्या ली, जनसंख्या से ली हमने आय, इनकम ली, ठीक है। अगर हम कहें कि मैंने बोला आइडियल कंडीशन क्या होगी, जितने परसेंट जनसंख्या उतनी परसेंट पैसा। तो इसका अगर हम ग्राफ निकालें, अगर मैं कहूँ 30% जनसंख्या के पास 30% पैसा, 30% जनसंख्या 30% पैसा, यहाँ पे मिलेगा, क्लियर, यहाँ मिलेगा। दूसरा ये हो गया यहाँ पे। अगर मैं कहूँ 50% या फिर 60% मान लेते हैं, चलो 60%, अच्छा मैंने बीच में एक छोड़ दिया, वरना 10 ही होते, है ना। 50% जनसंख्या के पास कितना 50% पैसा, ये यहाँ पे होगा, ऐसे होगा, ऐसे तो बनेगा इसका ग्राफ भाई, ऐसे तो मैच करते हैं। 70% जनसंख्या के पास 70% पैसा, या फिर 80 ले लेते हैं, 80% जनसंख्या के पास कितना 80% पैसा हो जाएगा, ठीक, 80% जनसंख्या के पास 80% पैसा। तो ये जो ग्राफ कटा वो यहीं कटा, यहाँ पे कटा। अब यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे, या फिर एक और मान लेते हैं 70% जनसंख्या के पास 70% पैसा, ठीक, ये यहाँ पे कटा। तो आप देख रहे होंगे कि ये एक सीधी लाइन बन गई, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि एक सीधी लाइन बनी, एक सीधी लाइन बनी। भाई मेरे से टेढ़ी होगी, वैसे सीधी है, ठीक है, समझ लेना सीधी लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट। ये ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, ये तो आप समझ गए, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। अब ये जो ग्राफ बना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, मतलब कि आप अगर एंगल के हिसाब से देखो, देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री का, इधर भी एक लाइन होगी तो इधर से भी 90 डिग्री का, और ये बिल्कुल बीचों बीच अगर लाइन है तो ये 45 डिग्री का होगा, है ना, ये लाइन 45 डिग्री पर होगी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 45 डिग्री का होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि 45, मैं इसको मिटा देती हूँ ऊपर वाले को,
देखो तो ये क्या हमारी 45 डिग्री, और मैंने आपको बताया कि ये जो होता है ये होती है एक आइडियल कंडीशन, मतलब इसमें अमीर और गरीब के जो असमानता है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, बिल्कुल सब इक्वल होंगे। तो इसको हम कह सकते हैं समांतर रेखा, समांतर रेखा कह सकते हैं, यहाँ पे सब समान है, समांतर रेखा, ठीक है। क्या कहेंगे? लाइन ऑफ इक्वालिटी, लाइन ऑफ इक्वालिटी, लाइन ऑफ इक्वालिटी कह सकते हैं इसको, ठीक। अब ये तो होगी एक आइडियल कंडीशन, और ये किसी देश में है ही नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता, मतलब बहुत कह सकते हैं ना कि ये तो मुमकिन ही नहीं है ऐसा हो जाए, ठीक। अब नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? नॉर्मल कंडीशन किसी भी देश की वो ये होती है, यहाँ हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे ही, यहाँ हम ग्राफ बनाएंगे। अब इसके बीच में हम क्या लेंगे? इसके बीच में एकदम ये लाइन ऑफ इक्वालिटी बिल्कुल बीचों बीच, ये कितने पे होगी? 45 डिग्री पे। कितने पे होगी? 45 डिग्री पे। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लोरेंज वक्र में समांतर रेखा कितने डिग्री पर होती है, तो जिसको नहीं पता था वो तो तुक्का ही लगा कर गया, फिर छोड़ कर आएगा। तो कितने पे होती है? 45 डिग्री पर होती है। समांतर रेखा लोरेंज वक्र में 45 डिग्री पर होती है, ठीक। ये होगी 45 डिग्री पर। अब यहाँ पे ऐसी 10 20 30 होगा, है ना, परसेंटेज में इधर क्या होगी? पॉपुलेशन, इधर पॉपुलेशन होगी, इधर इनकम होगी, परसेंटेज में दोनों चीज़ें, इधर इनकम होगी, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में ये तो होगी आइडियल कंडीशन, मतलब कि दोनों चीज़ें बिल्कुल बीचों बीच आए, ये तो आइडियल कंडीशन होगी। इसमें ऐसा होगा कि हमारा जो किसी देश का लोरेंज वक्र होगा, जो लोरेंज वक्र कैसे बनेगा? ऐसे जाके ऐसे बनेगा, ठीक है। मतलब किसी भी देश का हो सकता है, इंडिया का मान लेते हैं ना, वो ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, अमीर और गरीब के बीच फासला है, बहुत ज़्यादा असमानताएं हैं, बहुत ज़्यादा असमानताएं हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं जब ये समानता की रेखा है, हम कह सकते हैं अगर ये जो लोरेंज वक्र हमने खींचा है, ये जो लोरेंज वक्र हमने खींचा है किसी देश के लिए, जितना ये इसके पास जाएगा है, जितना ये इसके पास जाएगा, मतलब उतनी असमानता घटेगी और समानता बढ़ेगी। ऐसी तो होगा, क्योंकि यहाँ पर आके बिल्कुल समान हो जाएंगे ना। जितना ये इसके पास जाएगा उतनी क्या होगी? असमानता हमारी घट जाएगी और इक्वालिटी बढ़ जाएगी, यानी कि समानता बढ़ जाएगी। क्लियर ये बात? तो क्वेश्चन क्या आएगा? किसी क्षेत्र के लिए खींचा गया, नहीं शुरू से सुनो, क्वेश्चन क्या होगा? देखो, किसी देश या किसी क्षेत्र के आय एवं वितरण की समानता के लिए, क्योंकि लोरेंज वक्र क्या होता है? आय और वितरण की समानता के लिए बनाया गया वक्र क्या है? लोरेंज वक्र है। तो हम कह सकते हैं किसी क्षेत्र के लिए, फिर से मैं गड़बड़ कर गई फिर से सुनो, देखो किसी देश में या फिर किसी क्षेत्र में आय एवं वितरण की समानता के लिए या असमानता के लिए खींचा गया लोरेंज वक्र मध्य रेखा के करीब जाता है, मध्य रेखा के करीब जाता है, तो उस देश या उस क्षेत्र के लिए वो कैसा रहेगा? देखो ये लोरेंज वक्र है, किसी देश के खींचा गया, अगर ये मध्य रेखा के करीब जा रहा है तो मतलब क्या? वो अच्छी कंडीशन में जा रहा है, मतलब समानता बढ़ रही है, यही तो कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारी, इसको कह सकते हैं आइडियल कंडीशन, समझ रहे हो ना। मतलब यहाँ पर अगर आ गए तो अमीर और गरीब के बीच का फासला खत्म, ठीक। 20% लोगों के पास 20% पैसा, 30% के पास 30% पैसा, ठीक। अगर ये इसके पास जा रहा है तो क्या होगी? ये कंडीशन क्या होगी? अच्छी होगी। दूसरा क्वेश्चन इसके अपोजिट हो जाएगा कि अगर किसी क्षेत्र के लिए खींचा गया लोरेंज वक्र अगर मध्य रेखा से दूर जाता है ना, मध्य रेखा मतलब ये समांतर रेखा, मध्य रेखा से दूर जाता है, तो उस क्षेत्र के लिए कैसा होगा? तो बुरा होगा, मतलब खराब स्थिति होगी, ठीक है, वो खराब स्थिति में जा रहा है। अब ये तो आप समझ गए कि मतलब ये काटा क्यों, ये तो आपको पता होगा, ग्राफ बनाते तो जहाँ पे लाइंस मतलब कटती हैं वहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, तभी तो वो ऐसे ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती है वो सब, है ना। जैसे आप एनालिटिक्स भी देखोगे तो उसमें ऐसे ही होगा, ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे समांतर रेखा हो गई, मतलब ये क्या? हमारे लोरेंज वक्र है ये, तो इसमें आपको पता चला कि ग्राफिकल डाटा मिला हमें मैथमेटिकल डाटा नहीं मिला। एक सेकेंड।
ठीक, तो इसमें आपको देख होगा, इसमें आपको क्या मिला, इसमें ग्राफिकल डाटा मिला, मैथमेटिकल डाटा नहीं मिला। अब दूसरा हमारा क्या बचता है, हमारा बचता है गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट, उसको समझो। अब देखो गिनी गुणांक, गिनी गुणांक मतलब गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट जो है, गिनी गुणांक है, इसने क्या किया, लॉरेंज वक्र को ही अपडेट कर दिया। ठीक है, लॉरेंज वक्र को ही अपडेट कर दिया, क्योंकि लॉरेंज वक्र एक ग्राफिकल डाटा देता है, मैथमेटिकल डाटा नहीं देता। ठीक, वैसे आप ये समझ गए होंगे कि हमने वो वाला वक्र कैसे बना था। वो वाला कर्व देखो, इधर है, लिख रही हूँ मैं 10, 20, 30, 40, इधर तो आप समझ गए इधर क्या है, हमारी इनकम है, इधर है हमारी पॉपुलेशन 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, इनको इक्वल इक्वल बांट लेंगे ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये वाली होगी हमारी क्या, समांतर रेखा, ये समांतर रेखा हो गई, मतलब लाइन ऑफ इक्वालिटी। तो आपको ये समझ नहीं आया होगा मेरे हिसाब से कि ये वाला ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों बना। ये टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बना कि ऐसा तो कहीं है ही नहीं कि 20% के पास 20% पैसा हो, 30% के पास 30% पैसा हो, ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 30% लोगों के पास देश का पॉइंट कुछ करके पैसा हो, ठीक, फिर 40% लोगों के पास 10% पैसा हो, ऐसे तो बनेगा। फिर इसका 50% लोगों के पास 20% पैसा हो, ठीक, तो ये यहाँ पे कटे, तो अब ये ऐसा ही तो बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा। वो उस तरीके से बना, वो जो लाइन थी हमारी, वो जो लॉरेंज कर्व है, वो उस तरीके से बनता है। ठीक, तो ये समझ गए होंगे। अब देखो, अब समझते हैं गिनी गुणांक। ये तो समझ के गिनी गुणांक हमारा मैथमेटिकल डाटा देगा। अब इसने क्या किया, इसने लॉरेंज वक्रों को क्या क्या है, अपडेट किया है। तो पहले हम लॉरेंज कर्व बनाते हैं, लॉरेंज कर्व, लॉरेंज कर्व हमने बनाया। लॉरेंज कर्व में ये होगी हमारी लाइन ऑफ इक्वालिटी, और ये हो जाएगा हमारा नीचे से किसी भी देश का लॉरेंज वक्र। ठीक है, अब गिनी गुणांक ने क्या किया, इस वाले एरिया को तो मान लिया ए, और इस वाले एरिया को मान लिया बी, इस वाले एरिया को मान लिया ए, इस वाले एरिया को मान लिया बी। अब ये कहेगा कि गिनी गुणांक बराबर क्या होता है, ए अपॉन ए प्लस बी, ए अपॉन ए प्लस बी। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर हम कहें अधिकतम समानता, मतलब मैक्सिमम, अधिकतम समानता, कह सकते हैं कि मैक्सिमम इक्वालिटी। इस कंडीशन में मैक्सिमम इक्वालिटी क्या हो सकती है, फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। मैक्सिमम इक्वालिटी तभी तो होगी, इक्वालिटी हम, ये वाला हमारा कर्व है, जब ये चीज़ इसकी तरफ जाए, मतलब इस पर मिल जाए, क्योंकि अधिकतम समानता में नहीं होती है ना, क्योंकि अधिकतम समानता हमारी यहाँ होती है। तो तभी तो होगी जब ये वाली चीज़ यहाँ की मिल जाए, जब ये वाली चीज़ यहाँ के मिल जाए। अगर ये लाइन यहाँ के मिल गई तो मतलब ए तो गायब हो गया, ए तो गायब हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू हो गई 0, और जब ए की वैल्यू 0 हो जाती है, ए की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो क्या करेंगे हम, इसकी जगह ए 0 और 0 प्लस बी, तो इक्वल क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिनी गुणांक अगर 0 हो, गिनी गुणांक अगर 0 हो तो वो किसको दर्शाएगा, अधिकतम समानता को, न्यूनतम समानता को, या फिर उसको हाँ अभी टाइम लगेगा। ठीक है, तो 0 होगा। अब ये, इसको हम ए को क्या कहेंगे, ए हमारा क्या है, समांतर रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्र। ए क्या है हमारा, समांतर रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्र है, समांतर रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्र हम किसको कहेंगे, ए को कहेंगे। अगर ए हमारा खत्म हो गया, ये तो असमानता का क्षेत्र है, तो ए हमारा क्या है, असमानता का क्षेत्र है, असमानता का क्षेत्र, असमानता का क्षेत्र, असमानता का क्षेत्र क्या हमारा, ए है। ये भी पूछा जाता है कि गिनी गुणांक में ए हम क्या कहेंगे, ये होता है हमारा असमानता का क्षेत्र। ठीक है, यही तो असमानता, अगर ये खत्म हो जाए तो असमानता ही खत्म भाई, वो तो बिल्कुल इक्वालिटी पे पहुंच जाएगा, हमारी लाइन ऑफ इक्वालिटी 45 डिग्री पे पहुंच जाएगा। तो अधिकतम समानता आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी अपोजिट कंडीशन क्या हो सकती है, अधिकतम असमानता हो सकती है, अधिकतम असमानता। अधिकतम असमानता कब होगी,
जब ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ही बढ़ जाए, मतलब ये वाली लाइन बिल्कुल इधर मिल जाए, है ना, ये वाली लाइन बिल्कुल इधर मिल जाए, मतलब जो ए है ये असमानता का तो क्षेत्रफल है। अगर ये एरिया मैक्सिमम बढ़ गया तो अधिकतम असमानता हो जाएगी। अब आप सोचो, अगर मैं इसको खींच के, बी को खींच के मैं इधर ले आऊँ तो पूरा पूरा एरिया पे ए फैल गया, मतलब बी की वैल्यू होगी 0, तो अधिकतम असमानता पे बी की वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसकी में रखो तो ए तो ऐसे ही है, ए अपॉन ए प्लस 0, तो ए अपॉन ए आ जाएगा, मतलब कि एक आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? एक आ गया। तो जो गिनी गुणांक होता है, गिनी गुणांक में क्या होगी, अधिकतम समानता 0 होती है और अधिकतम असमानता 1 होती है। तब हम कह सकते हैं कि गिनी गुणांक में जो लोरेंज वक्र है, गिनी गुणांक का जो लोरेंज वक्र है या फिर समानता और असमानता कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, मतलब इसकी रेंज, गिनी गुणांक की हम रेंज कह सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से 1 तक। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं 0 से 1 तक। 0 पे मैक्सिमम समानता और 1 पे अधिकतम, ठीक है, मतलब न्यूनतम समानता, ठीक। तो 0 से 1 तक। अब 0 ना होगी किसी की, ना ही किसी की, 1 होगी, सबकी क्या होगी, पॉइंट में वैल्यू होगी, सबकी पॉइंट में वैल्यू होगी, ठीक। किसी हर देश की मतलब पॉइंट में ही वैल्यू होगी 0.01। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी देश का जो गिनी गुणांक है, गिनी गुणांक आप ये तो समझ गए कि 0 से 1 तक होता है, 0 से 1 के बीच में होगा। मैं आपको क्या 4 ऑप्शन दूँ, एक तो 0.01 दिया, एक दिया मैंने 0.02, एक ऑप्शन दिया मैंने 0.03 और डी ऑप्शन हो जाएगा 0.1। तो इस कंडीशन में अगर ऑप्शन ये हो तो अधिकतम समानता क्या होगी, मतलब कि 0 से जितना 1 की तरफ जाओगे उतना ही आपकी अनइक्वालिटी मतलब असमानता बढ़ जाएगी। तो आंसर इसका क्या होगा, 0.01, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, आई होप। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।